वेलकम टू द पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10 विषय विज्ञान वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को लेकर आए हैं और संभावित ये क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास है वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। तो उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमारे पास हमेशा बनता है सीधा होता है और क्या होता है, आभासी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है। तीसरा क्या है कि प्रतिरोध आर के, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में लास्ट ईयर सभी 6 शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम का मतलब क्या हो गया, श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है। तो आर अपान आर डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आर प्रतिरोध है जिसको हमने 5 भाग में तोड़ा है। तो 5 भाग में अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का भाग 5 हो गया, आर का भाग 5 हो गया, आर का भाग 5 हो गया और इसको हमने 5 भागों में बराबर बांट दिया है। अब बोल रहा है कि इसको पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे। तो पार्श्वक्रम में जोड़ने का फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और प्लस 1/r4 और प्लस में 1/r5। अब बोल रहा जब इसको हम जोड़ेंगे पार्श्वक्रम में तो इसका प्रतिरोध आर डैश हो रहा, मतलब ये वाला जो है क्या हो रहा, आर डैश। तो ये हो गया आर डैश बराबर, अब इसकी वैल्यू क्या है, R1 R2 R3 हमारे पास R अपान 5 है। तो इस सबको लिख देते हैं R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 और प्लस हो गया 1/R/5। अब ये 5 चला जाएगा ऊपर तो ये हमारे पास मिलेगा 1/R डैश बराबर 5 हो गया ऊपर, तो 5/R प्लस में 5/R प्लस में 5/R प्लस में 5/R और पांचवा हो गया 5/R। अब हर बराबर है, सबको जोड़ेंगे 5 10 15 20 25। तो 1/R डैश बराबर कितना हो गया, 25/R हो गया। और हमसे वैल्यू किसका पूछा, R अपान R डैश का। तो R को अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो मिलेगा R अपान R डैश बराबर 25/R, सॉरी 25 बचेगा। ठीक है, तो हमारा 25 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास R अपान R डैश की वैल्यू 25 आ गई। अगर इसी में मान लेते हैं, ऐसा पूछ लेता कि R डैश बटे R का मान क्या होगा, तो ये हमारा 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 25, क्योंकि पूछा है R बटे R डैश का मान। अगला है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम होता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता। तो लघुपथन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट जब होता है तो जहां से धारा टूट गई है उससे जो कम रास्ता है, मतलब जो छोटा रास्ता है, तो वहां से धारा जाती है और इससे धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है और न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे दिया गया है 220 वोल्ट, मतलब जो हमारे पास विभवांतर या विभव 220 वोल्ट है और शक्ति इसकी P बराबर कितना है, 100 वाट। अब बोला है कि अगर हम इसको 110 वोल्ट दे दें, 110 वोल्ट, तो इस पर कितनी शक्ति होगी, मतलब हमें किसका मान निकालना है, P का मान। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से R का मान निकाल दे। तो R बराबर फार्मूला क्या होता है, B²/P। ठीक है, यहाँ से B² मतलब B का वैल्यू दिया गया है 220 × 220, 220 × 220, P का मान कितना 100 है, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 22/CM कितना आ गया, R बराबर 484 ओम। अब यहाँ से हमें V दिया 110, R का मान हो गया 484। अब फिर से ही फार्मूला क्या लगा दे, हमें P निकालना है। तो यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर B² R। अब यहाँ से B का मान कितना 110, मतलब 110 × 110, R का मान कितना 484, तो ये आ गया 484।
अब इसको पहले हम लोग अगर काट दे 11 से 11 धाम में 110, 11 चौके 44, 4 बच्चा 11 चौके 44, यहाँ भी 11 धाम में 110, 11 चौके 44। अब ये हो गया हमारा 10 धाम में 100 बटे में 4 बराबर कितना आ गया 25 वाट। ठीक है बच्चा, तो हमारा आंसर कितना हो गया 25 वाट। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी 25 वाट। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग कौन सा लगाते हैं? अवतल लेंस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? अवतल। इसका ट्रिक आपके पास क्या है? जैसे होता है कि दूर दृष्टि दोष में हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल। ठीक है, तो उत्तल मतलब उत्तल लेंस होगा, या दूर दृष्टि, दूर से क्या आ रहा? ऊर, दूर से क्या आ रहा? ऊर, मतलब उत्तल लेंस हो गया। और इसी का उल्टा निकट में क्या हो जाएगा? अगर दूर में उत्तल लगा तो निकट में क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, दूर से ऊर आ रहा मतलब उत्तल हो गया। अब इसके बाद अगला हमारे पास क्या है? वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपूर्णांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या दिया है? वायु के सापेक्ष जल का, तो वायु के सापेक्ष जल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? वायु ANW। तो ANW हमें दिया है 4/3, 4/3 दिया है। उसके बाद वायु के सापेक्ष कांच मतलब ANG, ANG हमें कितना दिया? 3/2, 3/2। अब पूछा जल का कांच के सापेक्ष, मतलब कांच के सापेक्ष जल का, कांच के सापेक्ष जल का मतलब हो गया, कांच का मतलब हो गया GNW। अब GNW के लिए क्या करेंगे? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब क्या आ गया? NW अपॉन में NG। और यहाँ पर किसके सापेक्ष है? एयर के, मतलब AA हमने लिख दिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ANW 4/3, 4/3, ANG 3/2। अब ये क्या होगा? 3 आएगा नीचे और 2 चला गया ऊपर, तो ये हो गया 4 × 2 बटे में 3 × 3। तो ये हो गया 2 चौके 8 पावन में 3 त्रिक का 9। तो राइट आंसर क्या होगा? 8/9 होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास केमिस्ट्री का है। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आपके एग्जाम में 7 नंबर में भी आता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर का टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, इसको पढ़ लेना आप, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये आपका 7 नंबर में लॉन्ग में भी आ सकता है। उसके बाद क्या? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो हमें Fe दिया, Zn दिया, Cu दिया, Mg। तो ये हम जानते हैं Cu कॉपर। ठीक है, ये विद्युत सक्रियता श्रेणी में है। उसके बाद एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H होते हैं? मतलब कितने अम्लीय H+ होते हैं? तो एसिटिक अम्ल का हमारे पास क्या है? जैसे एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। अब यहाँ से इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? CH3 मिला, COO ये माइनस में गया और H किस में जाता है? प्लस में। तो कितने विस्थापनीय अम्लीय हो रहे हैं? मतलब 1। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। Li विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो Li विकर्ण संबंध किसके साथ दर्शाता है? Mg के साथ, मतलब मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, अगला यूरेनियम है। तो यूरेनियम क्या होता है? क्षार धातु, अधातु, अस्थायी तत्व, अंतः संक्रमण धातु। तो यूरेनियम जो है ये हमारे पास अंतः संक्रमण धातु है। उसके बाद फॉर्मेल्डेहाइड का IUPAC नेम क्या है? फॉर्मेल्डेहाइड है, मेथेनल है, एथेनल है, एसिटैल्डिहाइड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथेनल। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। H2SO4 है क्या? H2SO4 एक अम्ल है। क्या है? अम्ल है। और अम्ल का जो pH मान होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा? 7 से कम है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है? शिराएं, महाशिरा, दाया निलय या महाधमनी? तो आंसर क्या होगा? महाधमनी का जो कार्य होता है वो होता है शुद्ध रुधिर को शरीर में के विभिन्न भागों में ले जाना। अगला हमारे पास है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। इसके ऑप्शन है लंबे चने, झुर्रीदार बीज, गोल बीज, फैली हुई पत्ती। झुर्रीदार बीज राइट आंसर है। परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक तथा परागकण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? परागकण। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। तो अमोनिया में यूरिया का परिवर्तन कौन करता है? अग्न्याशय है, यकृत है, आमाशय, विक है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो गया? यकृत होगा। ठीक है, मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मेनिया में, इसमें से सभी। तो ये हमारे पास क्या है? हाइड्रा में। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका,
अंडाशय तथा बीजांड। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ये अंडाशय है। तो ये आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, संभावित है।